वो संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन संवैधानिक संस्था का व्यक्ति कितना नीचे गिरेगा मोदी सरकार की चरण वंदना करने के लिए। आप देखिए, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे देश की जो जनता का देश की जनता कहाँ कह रही है? कहाँ का देश की जनता है? मुझे एक उदाहरण बताइए। आप मुझे बताइए, एक मुद्दा आप लेकर गए हो जनता होगी। जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी सरकार बाहर कर देती है। फंस गए सर आप। अभी क्या आपने पलटी मार लिया? मैं आपको आईना दिखाता हूं। चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग एक माहौल बना, आप लोग हर संवैधानिक संस्था पर अटैक करते हैं, बिना किसी आधार के अटैक करते हैं, और संवैधानिक संस्था पर आप अटैक करते हैं, विपक्ष अटैक करता है, कांग्रेस अटैक करता है। मुझे हैरानी होती है। ये देखिए खबर, झूठे एजेंडे मत बनाया करिए सर। आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे तो आप लोग को शक्ल दिखाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं। मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि किसी को अगर तंत्र मंत्र भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, तो एक ही बात बोलता रहता है। जब एक अल्प दृष्टि वाले लोग, अज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर राजनीति में होंगे। जय श्री राम दोस्तों। विपक्ष भारत को कभी बांग्लादेश बनाने के सपने देखता है तो कभी सीरिया। जिनके सपने भी भारत के विरुद्ध हो, वो भारत हित कैसे सोच सकता है? आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने पूरे विपक्ष की धज्जियां ही उड़ा कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए अशोक जी, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उसमें बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण भी किया था और उनको कुछ संवैधानिक पावर भी दिए थे ताकि जो चुनी हुई सत्ता को निरंकुश होने से बचाए, चेक एंड बैलेंस के लिए। लेकिन ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक एक करके उन संवैधानिक संस्थाओं की साख को तार तार कर रही है, उसमें अपने पॉकेट का आदमी घुसा रही है। फिर वो लोग उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन संवैधानिक संस्था का व्यक्ति कितना नीचे गिरेगा मोदी सरकार की चरण वंदना करने के लिए। आप देखिए, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, उन संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन देश और दुनिया देख रही है कि वो लोग नाम लेकर करना चाहिए। अशोक यादव जी, मेरी सलाह है आपको, अगर आप कह रहे हैं तो पिन पॉइंट, आप जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है इस वक्त, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको नाम लेकर बोलना चाहिए कौन सी संवैधानिक संस्थाएं जो है जो इस तरह से चरण वंदना कर रही हैं। आप देखिए, आप शुरुआत करिए जुडिशरी से, आप शुरुआत करिए ना। देखिए क्या असर गिर गया जुडिशरी के लोगों का, उसके बाद शुरुआत करिए उपराष्ट्रपति जी का। उपराष्ट्रपति जी हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाद में, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो क्या उचित है? एक उपराष्ट्रपति को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जो व्यवहार देश के लोगों को नागवार गुजरे, जो संवैधानिक संस्था के कुर्सी को नागवार गुजरे। देश के लोगों को छोड़िए, पहले उस कुर्सी के साथ क्या वो इंसाफ कर रहे हैं अशोक जी? जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, आप ठीक है भाजपा से आप आए हैं, ठीक है, लेकिन जब आप सरपंच की कुर्सी बैठ जाते हैं तब आपका दायित्व कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन वहां पे बैठ के अगर आप बजरंग दल की कार्यकर्ता की भूमिका निभाएंगे तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और समाजवादी पार्टी भी उसके साथ रहेगी, क्योंकि ये उचित नहीं है जिस तरह का व्यवहार उनके द्वारा या तमाम संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी उस अविश्वास प्रस्ताव के साथ खड़ी तो है। आपको लगता है जुडिशरी का स्तर गिर गया, जुडिशरी में लोग चरण वंदना कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो है उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग कर रहा है, सारी संस्थाएं जो हैं आज जो है वो बिल्कुल चौपट हो चुकी हैं आपके हिसाब से? देखिए अशोक जी, मैं सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश की जो जनता का एक देश की जनता कहाँ कह रही है? कहाँ का देश की जनता है? मुझे एक उदाहरण बताइए। आप मुझे बताइए, एक मुद्दा आप लेकर गए हो जनता के बीच और जनता ने उस पर जो है आपको ठोक करके जो है वोट दे दियो। आप मुझे एक मुद्दा बताइए ना, जनता का फैसला कैसे मानेंगे आप? अशोक जी, अभी लोकसभा का चुनाव हुए कितना दिन हुआ? 4 जून को ही तो रिजल्ट आया है। उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के कितना समय हुआ? नहीं ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में एक के स्ट्राइक रेट रहा, इंडिया और एनडीए का एक का स्ट्राइक रहा ना। हरियाणा महाराष्ट्र एनडीए जीता, झारखंड और जम्मू कश्मीर हम लोग जीते, तो एक का स्ट्राइक रेट। तो मतलब चुनाव ठीक हुए ना? एक स्ट्राइक रेट हुआ, चुनाव तो ठीक हुए ना, इसका मतलब? देखिए चुनाव ठीक हुए। अभी आपने कहा लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव परिणाम ठीक थे, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया, और अभी एक की स्ट्राइक रेट है, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया, तो शुक्रिया कर दीजिए मेरे शो पर, चुनाव आयोग ने बढ़िया काम किया। अशोक जी, जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मोदी सरकार बाहर कर देती है,
फंस गए नहीं, सर, मैं फंसा नहीं। फंस गए सर आप। अभी क्या आपने पलटी मार लिया। अब मैं आपको आईना दिखाता हूं। अभी आपने पलटी मार नहीं, पलटी मारने सर की कोई सुनिए, बात नहीं, मैं आपको सुनिए। आईना दिखाता हूं सर। अभी चुनाव आपने क्या कहा? आयोग, अभी देखिए। आपने कहा लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव को आप जनमत मान रहे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपको 37 सीटें मिल गई। आपने कहा देखिए लोकसभा चुनाव में जनता ने हमारी बात कितनी मानी, सरकार आपकी नहीं बनी, इसका मतलब लोकसभा चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया कराए थे। फिर आप कह रहे हैं कि अभी जो हरियाणा और साथ में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए, मेरी बात सुनिए ना सर, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए अवधेश जी, रुकिए अवधेश जी, 1 मिनट। फिर आपने कहा हरियाणा चुनाव, 1 मिनट रुकिए सर। अभी आपने कहा 1 मिनट सर, प्लीज, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सुनिए 1 मिनट। अभी आपने कहा हरियाणा और उसको 1-1 का स्ट्राइक रेट हुआ, तो भाई अगर 1-1 का स्ट्राइक रेट है, इसका मतलब चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है, उसकी तारीफ कीजिए। अब आपको आपत्ति इस बात पर है कि चुनाव कौन आयुक्त कैसे बन रहा है, ये कर रहा है। अब देखिए आप लोग एजेंडा कैसे चलाते हैं, तहसीन जी भी, और तहसीन जी कम चलाते होंगे, लेकिन उनकी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं पार्टी ज्यादा चलाती है। और अशोक यादव जी आप चुनाव आयोग के खिलाफ कैसे बोलेंगे? अभी महाराष्ट्र के आपके विधायक का कल स्टेटमेंट आया था, उसने कहा कि ईवीएम ने बहुत बढ़िया काम किया है और मेरे यहाँ पे ईवीएम बड़े पारदर्शी तरीके से काम किया। आपके एक विधायक जो चुने गए उन्होंने कहा क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ आप लोग एक माहौल बनाना, आप लोग हर संवैधानिक संस्था पर अटैक करते हैं, बिना किसी आधार के अटैक करते हैं, और संवैधानिक संस्था पर आप अटैक करते हैं, विपक्ष अटैक करता है, कांग्रेस अटैक करता है। मुझे हैरानी होती है। ये देखिए खबर, नवीन चावला को सोनिया गांधी ने देश का चुनाव आयुक्त बनाया। सोनिया गांधी जी क्या थी? महज एक एमपी थी। और सोचिए एक सांसद, यूपीए की चेयरपर्सन थी, प्रधानमंत्री नहीं बना रहे नवीन चावला को कौन बना रहा है चुनाव आयुक्त? सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। और इन्हीं नवीन चावला के खिलाफ बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिट्ठी लिखी थी और यह कहा था कि ये नवीन चावला कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयुक्त रहते हुए। और वो चिट्ठी लीक हो गई थी। उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने 12 घटनाएं गिनाई थी कि नवीन चावला किस तरह से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठ करके। और साथ साथ यह भी कहा गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा नवीन चावला को हटाओ, लेकिन सोनिया गांधी जी ने मना कर दिया, मनमोहन सिंह जी ने मना कर दिया। आज वही कांग्रेस सवाल उठाती है कि चुनाव आयोग सब कॉम्प्रोमाइज है। शर्म आती है मुझे। इस तरह के झूठे एजेंडे मत बनाया करिए सर, आप लोगों को एक्सपोज हो जाएंगे तो आप लोगों को शक्ल दिखाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार इस तरह का झूठा नैरेटिव माहौल बनाया जाता है सब संस्थाओं के खिलाफ। ठीक है, मैं उपराष्ट्रपति वाला छोड़ दीजिए, अभी तय होगा, डिबेट होगी, देखेंगे, जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव आयुक्त को लेकर, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फिर वही अब बैठक कर रहे हैं विपक्ष कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब हारते हो तब आपको चुनाव आयोग और ईवीएम गड़बड़ लगता है, जीत जाते हो तो आपको बड़ा सही लगता है। क्या ये सही है? एक चीज ये जरूर है कि ये जो संसद का ये सत्र जब से शुरू हुआ है तब से लगातार अडानी जो है, अडानी को लेकर के कभी काली पट्टियां बांध कर आई जा रही हैं, कभी अडानी का टी शर्ट पहन के आई जा रही है, कभी अडानी की जैकेट्स के पीछे फोटो लगा के, कभी काला बैग। और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव ने कहा कि हम अडानी के मुद्दे पर हमें तो संभल पे डिस्कशन चाहिए। विपक्ष तो इस मसले पर पूरी तरह से बटा हुआ है और जो ड्राइविंग सीट वाली बात है, ये एक संकट विपक्ष के सामने इस वक्त दिख रहा है। लेकिन मैं नहीं कहता कि इसके कारण जो है ये टैक्टिस है या क्या है। संभल पर डिस्कशन करें, ठीक है, मैं नहीं कर रहे, तो वो ठीक है ना। संभल पर आप जब संभल पे अखिलेश यादव बोल रहे थे तब राहुल गांधी बाहर नारे लगा रहे थे अडानी के खिलाफ। ये देखिए ना, तो ये भी तो है ना, वो तो संभल पे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आपका कोई नेता वहां नहीं था सदन के अंदर जब संभल पे डिस्कस हो रहा था। ये तमाम सवाल है तहसीन जो उठते हैं हमारे सामने। लेकिन अवधेश जी, ये पूरा जो लॉकजम बना हुआ है कैसे देखेंगे आप इसको? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। देखिए, ये तो ठीक है कि संसद में इस वक्त जो हो रहा है ये पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं, ऐसे हंगामा होता है, ऐसी सब कुछ होता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, 72 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में। यह अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है। क्या वजह देखते हैं आप? इसीलिए ये अब एक लॉक जाम नहीं है, ये तो इसको तो बहुत गहराई से देखने की जरूरत है कि आपको विपक्ष को सरकार से तो लड़ाई हो सकती है। तहसीन जी कह रहे हैं कि विपक्ष का काम विरोध करना है। क्या विपक्ष का काम उपराष्ट्रपति का विरोध करना है, राष्ट्रपति का विरोध करना है, सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना है, चुनाव आयोग का विरोध करना है, लोकसभा अध्यक्ष का विरोध करना है? मैंने इसका मतलब कि विपक्ष का मतलब यह है कि सबके विरुद्ध है। यानी हम अगर कल है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बाकी है और विपक्ष आएगा तो कहेगा आप त्याग पत्र दीजिए, हटिए, आपके हम विरोधी है। ऐसा होता है क्या? सरकार के कार्यकाल में ही सत्ता बदल जाएगी, मान लीजिए कुछ हो जाए, तो ये तो एक भयानक, बहुत डरावना परिस्थिति है। और जो कुछ तहसीन जी कह रहे हैं, हमने तो नहीं सुना है, आपने सुना है अशोक जी कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस सीरिया को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हो और बांग्लादेश की चिंता व्यक्त कर रही हो कि इस पर आइए बात करते हैं।
और सरकार उससे भाग रही हो, फिर तो जो विपक्ष बांग्लादेश में जिहादियों के, जमाते इस्लामी के बिल्कुल प्लान्ड विद्रोह को, जिसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका है, जिसके पीछे अमेरिका की भूमिका है, उसको समझ नहीं सकता हो, और जो भारत में बांग्लादेश दोहराने की बात कर रहा हो, उस विपक्ष में आप मानते हैं कि ऐसे नेता होंगे जिनकी इतनी दूरगामी दृष्टि होगी कि वो सीरिया को समझ ले, बाकी चीजों को समझ ले, या जो समझने वाले होंगे उनकी राहुल जी के सामने कांग्रेस में या अखिलेश जी के सामने समाजवादी पार्टी में ऐसी हैसियत भी होगी कि वो अपनी बात रख सके। तो समस्या तो यहां आ रही है कि ना, जब एक अल्प दृष्टि वाले लोग, अज्ञानी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अगर राजनीति में होंगे, देखिए सोमनाथ चटर्जी से भारतीय जनता पार्टी को, तहसीन जी का ऑब्जेक्शन है आपके शब्दों पर। अवधेश जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। बोल लीजिएगा। अभी कुछ और भी बोल रहा हूँ, 2-4 शब्द और बोल दूंगा, एक साथ सबका उत्तर दे दीजिएगा। कई शब्द मेरे पास है अभी। यहाँ पर हमें फुल कॉन्फिडेंस है हमारे सभापति पर। लेकिन अगर कोई निर्णय ले रहा है, आप कैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं देश में, तो मैं यहीं पर जो जॉर्ज सोरोस की बार बार बात है, अडानी जी को जो बार बार ला रहे हैं, मैं तो कई बार कहूंगा अभी तहसीन जी को कि हम लोग तो जरा तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, भाजपा भी थोड़ा तंत्र मंत्र में विश्वास करती है। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, मैं क्षमा के साथ कहूंगा कि किसी को अगर तंत्र मंत्र भूत प्रेत पकड़ लेता है ना, तो एक ही बात बोलता रहता है। तो थोड़ी झाड़ फूंक हो जाने से ना, बढ़िया से तंत्र मंत्र से वो चीजें उतर जाती है। ठीक है। दंगल फिल्म में, सुनिए अशोक जी, में दंगल फिल्म में एक कलाकार है, अगर आपने देखी होगी, तो उस कलाकार में वो पाकिस्तान विभाजित होकर चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग 1942 के क्रांति में अटका रहता है। तो जब वहां कोई बात होती है तो अंग्रेजों भारत छोड़ो चिल्लाता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग उसका मुंह बंद करते हैं। तो ये अडानी पर अटकी हुई सुई जो है, क्या यहां तक लोगों को पहुंचा देगी कि आप अडानी के लिए उपराष्ट्रपति के विरुद्ध चले जाएंगे, देश के मुद्दे को छोड़ देंगे और ये स्थिति पैदा कर देंगे। अच्छा, आज मैं अंतिम पूछ रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो जाएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति और सभापति के प्रति विपक्ष का क्या व्यवहार होगा, कभी इस पर विचार किया है? बार बार याद दिलाता हूं, आप याद कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो है सेफ लेकर पहुंचे थे और अडानी कर रहे थे, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कोई मुद्दा उन्होंने उठाया था। फिर उसके बाद जो रोहन गुप्ता कह रहे थे बिल्कुल सही है, 4 महीने से जो है बांग्लादेश में हो रहा था। आप मुझे एक बता दीजिए कि विपक्ष की ओर से एक बार बांग्लादेश का मुद्दा उठाया, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए, महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने की कोशिश हुई और उसके जवाब में जब हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद जो है अचानक से कांग्रेस ने आके जो है एक ट्वीट कर दिया, लेकिन एक ट्वीट कर दिया उसके बाद कांग्रेस की भी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं कहता हूं विपक्ष खराब है। बताइए, सुनिए, राहुल गांधी जी ने कभी हिंदू शब्द का प्रयोग भी किया हो तो बता दीजिए मुझे कहीं से। नहीं, हिंदू शब्द ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं किया बांग्लादेश को लेकर के, ये बात भी अवधेश जी की मार्के की बात है। राहुल गांधी जी का एक शब्द बताइए ना, कभी उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाना है। मैं कह रहा हूं अवधेश भाई, आप बात को समझिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ने बात नहीं की। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।